कनाडा, मेक्सिको आदि अनेक देशों की अध्ययन यात्राएं की हैं। आपने अपने शिक्षकीय जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन में अनेक पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिनका गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इस प्रकार एक श्रेष्ठ विद्यार्थी, आदर्श शिक्षक, कुशल संगठक, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि एवं दृढ़ प्रतिज्ञ प्रशासनिक नेतृत्वकर्ता आज हमको शिक्षक दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध हुए हैं। यह हम सभी का परम सौभाग्य है। इस कार्यक्रम में हमें जिनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आदरणीय श्री राम जी अरावकर। आदरणीय श्री राम जी संघ के प्रचारक हैं, मूलतः ग्वालियर के निवासी हैं। पूर्व में संघ के जिला विभाग प्रचारक का दायित्व निर्वहन करते हुए 1995 में विद्या भारती में प्रांत संगठन मंत्री के रूप में आपकी ओर दायित्व आया। बाद में आप मध्य क्षेत्र के सह संगठन मंत्री, मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ऐसे दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में आप विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री ऐसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। दिल्ली आपका केंद्र है। हमारे इस कार्यक्रम में परम पूज्य संत गिरीशानंद जी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। मूलतः वृंदावन निवासी गिरीशानंद जी महाराज वर्तमान में जबलपुर में निवास करते हैं। एक आध्यात्मिक प्रवचनकार और नर्मदा माँ की सेवा करने में आपकी रुचि है, प्रख्यात संत हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस आयोजन में विद्या भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय यतीन्द्र शर्मा जी भी लखनऊ से जुड़े हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में बहन रेखा चुड़ासमा जी, जो विद्या भारती बालिका शिक्षा की अखिल भारतीय सह संयोजिका हैं, जबलपुर से हमारे साथ से जुड़ी हैं। मैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हमारी इस कार्यक्रम में विद्या भारती के क्षेत्र संगठन मंत्री और तीनों प्रांतों के संगठन मंत्री भी जुड़े हैं। हमारे अध्यक्ष जुड़े हैं। शेष मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों के कार्यकर्ता जुड़े हैं। सभी का स्वागत करते हुए मैं माननीय राज्यपाल पटेल जी से अनुरोध करता हूं, कृपया वो हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय राज्यपाल जी, क्षमा चाहता हूं, पहले हमारे माननीय राम जी अरावकर का उद्बोधन होगा, उसके बाद माननीय राज्यपाल जी का होगा। माननीय श्री राम जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय श्री राम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी, गण, वरिष्ठ सारे आचार्यगण, सबको प्रणाम। आज अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में, शिक्षक दिवस के इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देने की दृष्टि से एक श्रेष्ठ शिक्षिका के रूप में जिनका सम्मान राष्ट्रपति महोदय ने किया, ऐसी विदुषी हमारे राज्यपाल आनंदीबेन उपस्थित है। उद्यम से बहनों की शिक्षा में गुणवत्ता का वर्धन किया, तो आज ये एक सोने में सुहागे जैसी बात है।
ये शिक्षक दिवस की जहां तक बात है, तो दुनिया में 100 से अधिक देशों में शिक्षक दिवस विभिन्न तिथियों को, तारीखों को मनाया जाता है। हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा में तो गुरु पूर्णिमा को शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों से आशीर्वाद लिया ही जाता है, हमारी प्राचीन पद्धति है ही। परंतु जब देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुए, उसके पूर्व राष्ट्रपति थे, वो एक श्रेष्ठ शिक्षक थे, श्रेष्ठ दार्शनिक थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो बात आई कि भाई राष्ट्रपति जी के रूप में राधा कृष्णन जी का जन्मदिवस किस रूप में मनाया जाए। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि भाई मैं राष्ट्रपति हूँ, ये बात अलग है, पर मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ और इस नाते शिक्षक के रूप में ही मैं स्मरण करना या स्मरण किया जाना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए शिक्षक दिवस के रूप में मेरे जन्मदिन को मनाया जाए। और इसलिए उनका जन्मदिन जो 5 सितंबर 1888 का जन्मदिन था, तो उनको 5 सितंबर के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। अब जब उनको शिक्षक के रूप में वो अपने आप को याद किया जाना पसंद करते थे, मैं एक शिक्षक हूँ, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे चाणक्य सीरियल में कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, तो वास्तव में शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, क्योंकि सृजन और प्रलय इसकी गोद में खींचते, उसमें जन्म लेते, उसके गोद में पलते, वो जो चाहे वो कर सकता है। यदि वो सच्चा शिक्षक है तो वो राज्यों का निर्माण कर सकता है, और यदि गलत दिशा में कोई राज्य जा रहा है तो उनका विनाश भी कर सकता है। तो ऐसी श्रेष्ठ शक्ति, ऐसी गुरुतर शक्ति शिक्षक में होती है यदि वो अपने दायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन करता है। तो राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी ने यह इच्छा व्यक्त की, उनका जन्मदिन मनाया गया इस रूप में, और आज इसको संपूर्ण देश में मनाया जाता है। शिक्षकों का सम्मान इस दृष्टि से इस दिन किया जाता है। तो हम सबको भी इस बारे में थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। हम सब शिक्षक हैं, और जो शिक्षक शिक्षा देता है, ये विषयों की शिक्षा तो देता ही है, विभिन्न विषयों का ज्ञान अपने विद्यार्थियों को करवाता ही है, परंतु वास्तव में जो विद्यार्थी सीखते हैं वो शिक्षक के आचरण से सीखते हैं। वो क्या बोलता है इसका अपने सीमित स्थान पर महत्व जरूर होता है, परंतु उसका आचरण कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, वो कैसे व्यवहार करता है, जीवन कैसे जीता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए उसको आचार्य कहा गया है। विद्या भारती में तो हमने इसी संबोधन को स्वीकार किया गया है। हमारे आचार्य आप जब से उपस्थित हैं, वो इस बात को सदैव स्मरण करते हैं, संस्मरण करते हैं। और इसका अनुभव अभी अपन को ध्यान में आया कि जो कोविड-19 जो महामारी संपूर्ण देश में फैली, विश्व में फैली, तो उस समय हमारे आचार्य ने अत्यंत सीमित संसाधनों के बावजूद, के पश्चात भी जैसा भी संभव हुआ अपने यहाँ के विद्यार्थियों से संबंध बनाए। विद्या भारती के विद्यालय केवल नगरों में नहीं है, बड़ी संख्या में विद्यालय, आधे से ज्यादा विद्यालय तो ग्रामीण क्षेत्र में। उस ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों से भी संबंध बनाने की पूरी कोशिश की, और उनको भी अपने कार्य से शिक्षण के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया, उसके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। जो देश भर में अपना काम चलता है, 13,000 से अधिक, अपने 13,000 के लगभग अपने औपचारिक विद्यालय चलते हैं, लगभग 11,000 से कुछ अधिक अपने एकल शिक्षक विद्यालय और संस्कार केंद्र चलते हैं। देश में केवल एक मिजोरम छोड़ दिया जाए या लक्षद्वीप छोड़ दिया जाए, तो ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां अपना काम नहीं है। बिल्कुल हिमालय के माना गांव से लेकर अंडमान तक अपने काम है। तो ऐसे संपूर्ण क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण हो चाहे नगरी हो, तो शिक्षकों ने जीवटता दिखाई, और केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं,
तो जो सेवा का विराट कार्य किया, जो लोग ऐसे थे जिनके पास भोजन की उपलब्धता नहीं थी, उनके पास भोजन की पहुंचाने की व्यवस्था की, वस्त्रों की व्यवस्था की, जो आने जाने वाले यात्री थे उनके लिए व्यवस्था की। इस सारे व्यवस्था के लिए जो शिक्षकों ने समर्पण किया, वो वास्तव में जो शिक्षक के लिए आचार्य शब्द है, तो अपने आचरण के द्वारा इसको सिद्ध किया है, और इसलिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज अत्यंत सौभाग्य का, जैसे मैंने कहा है, माननीय राज्यपाल जी हमारे बीच में उपस्थित है, और मैं अधिक समय लेने का अर्थ होगा कि उनको जो हमको सुनने का समय, उनको जो समय दिया है उसमें कम हो जाएगा, इसलिए अधिक समय न देते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे आज हमें मार्गदर्शन करें। सद्गुणा प्रणाम, नमस्कार। श्री राम जी अरावकर जी, अखिल भारतीय महामंत्री विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, सुश्री रेखाबेन चुड़ासमा, बालिका शिक्षा एवं अखिल भारतीय संयोजिका विद्या भारती जबलपुर, शिरोमणि श्री दुबे जी, प्रांतीय अध्यक्ष विद्या भारती गुना, श्री हितानंद जी शर्मा जी, प्रांतीय संगठन मंत्री विद्या भारती, और पूज्य स्वामी जी और सभी आचार्यगण। शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर जब हम श्रेष्ठ शिक्षकों की मनोभूमिका की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षक छवि को स्मरण कर उनको नमन करना अनिवार्य है। उनकी जन्म जयंती पर उनका हार्दिक नमन करती हूँ। महान व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अत्यधिक समर्पित एवं विद्यार्थियों के हितैषी एवं राष्ट्र निर्माण करता थे। उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षकों को समर्पित कर सभी शिक्षकों का मान बढ़ाया है। वे कहते थे, शिक्षक हमें सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, बल्कि वो हमारे व्यक्तित्व, विकास और कौशल को सुधारते भी हैं। भारत केंद्रित वैश्विक उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास नई शिक्षा नीति में है ही। यह देश में नहीं अपितु विश्व भर में शायद एक ऐसा बड़ा विमर्श है जो ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर, छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा शिक्षाविदों के सुझाव, उनके चिंतन मनन का परिणाम है। यह ज्ञान प्रकाश समाज के प्रत्येक वर्ग क्षेत्र तक पहुंचाने का संकल्प है। नई शिक्षा नीति में सराहने लायक ढेर सारी बातें हैं, जिनका देश को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिहाज में कौशल संपन्न बनाने पर ध्यान केंद्रित है। करीब 3-4 वर्ष तक व्यापक विचार विमर्श करने के बाद, लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग दृष्टिकोण के साथ विचार और अभिमत दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर स्वस्थ विमर्श जितना ज्यादा होगा, उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि नीति किसी एक और झुकी हुई है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत भी है कि लोग बरसों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव चाहते थे, वो नीति में है, और इसीलिए सबने ये नई शिक्षा नीति को स्वीकार किया है। सवाल ये भी है, इतना बड़ा सुधार कागजों पर तो हो गया है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। यानी अब तक सबकी निगाहें इसके क्रियान्वयन की तरफ है। इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करने में, व्यवस्थाओं को बनाने में, जहां
कई कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो हमें मिलकर ही करना है। यह शिक्षकों को मनोभूमि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता से सीधे तौर पर जुड़े हैं। शिक्षक, शिक्षाविद, आप सभी की भूमिका बहुत ज्यादा अहम रहेगी। जहां तक नीति की मंशा की बात है, भारत केंद्रित एकात्म भाव से युक्त समग्र शिक्षा की यह नीति लकीर से हटकर नागरिकता संशोधन अधिनियम, 3 तलाक को खत्म करना आदि निर्णयों को देखकर विश्वास करना होगा कि वर्तमान नेतृत्व में नई शिक्षा नीति को लागू करने की इच्छा शक्ति व ऊर्जा विद्यमान है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय सालों बाद किया है। देश की 130 करोड़ जनता की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए यह अत्यंत जरूरी था। संकल्प शक्ति से प्रतिबद्ध सरकार नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए इसमें शंका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने जीवन मूल्यों के साथ जोड़कर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों के अनुसार सुधार करते हुए चलता है। मकसद यह होता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के और भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं को जिस तरह की शिक्षा चाहिए, जैसा कौशल्य चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पर फोकस करती है। शिक्षा नीति में भारत को ताकतवर बनाने, उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने, नागरिकों को और सशक्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नए अवसर बनाने पर खास जोर दिया गया है। हमें यह समझना होगा कि जब भारत का विद्यार्थी, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में, वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेगा और तेजी से बदलती जरूरतों समय के हिसाब से पढ़ेगा, तभी वो राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभा पाएगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव बीते वर्षों में नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि शिक्षा व्यवस्था उद्देश्य, दर्शन और जुनून विहीन हो गई। हालांकि अतीत और वर्तमान के शिक्षक, उनकी भूमिका में बड़ा अंतर उभर कर आया है। आज के अध्यापक अपने कर्तव्य से विमुख होते दिख रहे हैं। शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षित युवा सिर्फ अच्छी तनख्वाह के लालच में आ रहे हैं, विद्यार्थियों के कल्याण की योजना के साथ नहीं। सुदूर क्षेत्रों में नियुक्त अध्यापक महानगरों से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से आवागमन करके नौकरी करने की मात्र औपचारिकता पूरी करते हैं। मैं 10 साल गुजरात में शिक्षा मंत्री रही हूं और मुझे ये पता है, इसीलिए मैं आज ये कहना चाहती हूं कि हमारे शिक्षक दूर दराज क्षेत्रों में जो आदिवासी के बच्चे पढ़ते हैं वहां जाने नहीं चाहते, और यदि जाते हैं तो वैसा ही करते हैं, गए आए, और शिक्षा के प्रति उसका ध्यान जो होना चाहिए वो नहीं होता है। अधिकांश अधिकारियों की जेब भरकर केवल हस्ताक्षर करने की खानापूर्ति करते हैं और तनख्वाह निकालते रहते हैं। सरकारी विद्यालयों की स्थिति से हर कोई अवगत है। क्या विद्यार्थियों को पठन पाठन को लेकर कोई पैमाना नहीं होना चाहिए, जिसके आधार पर शिक्षकों के वेतन और अन्य सुविधाओं का निर्धारण किया जाए? ये मेरे सुझाव है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे एक समावेशी योजना के अंतर्गत नई शिक्षा नीति 2020 को
असली जामा पहनाया जा सके। सरकार द्वारा अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में इन्हीं कच्चे घड़ों को बिना किसी ठोस परीक्षण के केवल स्कूली और विश्वविद्यालयी शिक्षा की मेरिट के आधार पर चयनित कर 6 मास के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण की औपचारिकता पूर्ण करा के प्राथमिक शिक्षक पद पर स्थायी रूप से आसीन कर दिया गया है। क्या वो कैसी शिक्षा देगा? आज प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट के पीछे यही अपरिपक्व और स्तरहीन अध्यापक शिक्षा दे रहे हैं, जिससे माध्यमिक और उच्च शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति में निर्धारित किए गए 4 वर्षीय समेकित अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम को ठोस मानकों के आधार पर गुणवत्तापरक बनाने की जरूरत है और मैं मानती हूं कि हमारी ये नई शिक्षा नीति में उसका प्रभाव रहेगा और पूर्ण तरीके से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। समाज में कल्पना और जिज्ञासा के मूल्यों के संवर्धन के बजाय भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा। कभी डॉक्टर बनने की होड़ में, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ में, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। रुचि, क्षमता और मांग का चिन्हांकन किए बिना होड़ लगाने की इस घातक प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास शिक्षा नीति में किया गया है। नीति अनुसार हमारे युवाओं, विद्यार्थियों में गहन और अभिनव सोच को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों में जिज्ञासा और अभिनव सोच को बढ़ावा देना होगा। शिक्षण विधि में इसके लिए पर्याप्त स्थान रखा जाएगा। गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें ज्ञान के साथ हमारे जीवन में सद्भाव का विकास करे। हमें समझना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य भी यही है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय एक समग्र दृष्टिकोण के साथ प्रयास जरूरी है। किसी मजबूत राष्ट्र समाज के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप ऐसा होना चाहिए वह युवाओं को रचनात्मक, प्रतिभा और प्रतिबद्ध जीवन की ओर लक्षित करे। विद्यार्थियों को इसके लिए प्रोत्साहित करे, उन्हें मजबूत बनाकर समाज का सशक्तिकरण करे। हर्ष का विषय है कि नई शिक्षा नीति में दिशा में गंभीरता से काम लिया गया है। बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था एक नए रंग रूप और व्यवस्था में बदलाव के साथ खड़ी हो रही है। नए वैश्विक मानक भी तय हो रहे हैं। ऐसे समय में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव सही समय पर उठाया गया सही कदम है। पाठ्यक्रम को 10+2 की व्यवस्था से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 के पाठ्यक्रम का आधार देना होगा। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को वैश्विक स्वरूप देने के साथ ही उन्हें जड़ों से भी जुड़ा रखने की व्यवस्था है। जब हम 5+3, 3+4 की बात करते हैं तब सबसे पहले 5 ईयर का जी बात की है, जिसमें प्री प्राइमरी मतलब आंगनवाड़ी आ जाती है और पहली दूसरी कक्षा भी आ जाती है। 3 साल ज्यादा महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे आंगनवाड़ी में या प्री प्राइमरी एजुकेशन में आते हैं वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं। उसको जो सिखाया जाएगा वो सीखेंगे और इसीलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा उसी समय कि बच्चे सिर्फ आंगनवाड़ी में या तो प्राइमरी में आएंगे तभी सीखेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पास महाभारत में एक प्रसंग है, ये हम सब जानते हैं मित्रों। बच्चे माता के गर्भ में होते तब से उसको संस्कार मिलता है, हेल्थ के बारे में सोचा जाता है। माता सशक्त होगी तो बच्चा भी सशक्त होगा, स्वस्थ होगा।
संस्कार भी उसी समय मिलते हैं। हमें पता है सबको कि महाभारत में अभिमन्यु की एक घटना है, एक प्रसंग है। जब वो माता के गर्भ में था तब कृष्ण ने चक्रव्यूह भेदने की कला, शिक्षा उसको दी गई थी। और हमें पता है कि चक्रव्यूह भेदने के बाद बाहर निकलने का जो रास्ता था वो सीख नहीं पाया, क्योंकि उसका जन्म हो गया। इसको देखकर विदेशों में ये शिक्षा शुरू हुई, लेकिन हम लोग भूल गए। और इसी वजह से जरूरी है गर्भ संस्कार का काम की करना पड़ेगा। और हमारी जो प्राइमरी स्कूल्स, इसके नीचे हमारी जो 5 साल की शिक्षा है, इसमें उसको बढ़ावा देंगे। माता को भी सिखाना पड़ेगा, युवतियों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा, और हमारे जो प्रेग्नेंट वुमन है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तब एक सशक्त और एक स्वस्थ बच्चे का हम जन्म दे पाएंगे। और ऐसे बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही सरल हो जाएगा। और इसी वजह से मैं मानती हूं कि जो 5+3 के जो 8 साल है, उसका पाठ्यक्रम, उसकी प्रवृत्तियां, उसकी कहानियां और टीचर्स को ट्रेनिंग, कैसे वो पढ़ाना है वो भी उसको सिखाना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहती हूं, और 2-3 बार मैंने अलग अलग प्रेजेंटेशन में हमारे अधिकारियों के सामने ये विषय रखा है। एक छोटा सा काव्य है। पिताजी बाजार में गए, सॉरी दादाजी बाजार में गए और अनार लेकर आए। दादी ने अनार में से जूस निकाला और मुझे दादी ने ये जूस पिलाया। और रोज जूस पिलाती थी दादी, इसी वजह से मैं आज अट्टा कट्ठा हूं, अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं। एक छोटा सा एक काव्य था। अब हमारे टीचर क्या करेंगे? 2 प्रश्न पूछेंगे, अनार कौन लाया, जूस किसने निकाला, जूस किसने पिया। बस नीचे 2-3 प्रश्न होंगे और हमारा ये काम पूरा हो गया। लेकिन मैं मानती हूं इसमें परिवार भाव है कि नहीं है। दादा दादी वो बच्चों की देखभाल करते हैं, तो हमारे बच्चे भी दादा दादी की और इतना ही प्रेम और सम्मान और इसकी सेवा का भाव इसमें से निकलता है। वो हमारे टीचर्स को बताना पड़ेगा, हमारे बच्चों को, कि आप दादा दादी की सेवा करते हो, दवाई देते हो, पानी पिलाते हो। दूसरा, इसके साथ पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है। और पर्यावरण है अनार, तो हम पूछेंगे हेल्थ की दृष्टि से कि क्या आप अनार, सेब, केले वगैरह खाते हो, इसमें से क्या मिलता है, कौन से विटामिन मिलते हैं, कौन से प्रोटीन मिलते हैं, क्या तत्व मिलते हैं, इससे शरीर में क्या फर्क पड़ता है, वो भी हो जाएगा हेल्थ की दृष्टि से। और तीसरा होगा, पर्यावरण बचाने का काम करना पड़ेगा। यदि हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमें ये कहां से केला मिलेगा, कहां से हमें अनार मिलेगा। तो पर्यावरण है, माता पिता दादा दादी के प्रेम है, परिवार भाव है, सेवा का भाव है और हेल्थ का। इस दृष्टि से हमारे टीचर यदि पढ़ाएंगे ऐसे काव्य कहानियां, तब हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हमारी आसपास की जो सृष्टि है इसके साथ हमें कैसे रहना चाहिए। हमारे विद्यार्थियों के संस्कारों में जड़ से जग तक, मनुष्य से मानवता तक और अतीत से आधुनिकता तक सभी का समावेश हो। इसमें शिक्षकों का मनोभूमिका ही निर्णायक पहलू है, क्योंकि विद्यार्थियों की प्रेरणा का स्रोत शिक्षक ही होते हैं। बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। 5वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति की व्यवस्था से बच्चों की नींव को मजबूत होगी, उनकी आगे की पढ़ाई का भी आधार और मजबूत होगा। न्यूरो साइंस की रिसर्च अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के दिमाग का 85% विकास
6 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाता है। इसी प्रतिभा को संभालने के लिए पूर्व प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा में जोड़ता राष्ट्र निर्माण की दिशा में सार्थक कदम है। 6 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु पहली कक्षा तक का, तो घर में भी कुछ सीखता है और शाला में भी कुछ सीखता है। कितना इंपॉर्टेंट ये समय है हमारे बच्चों के लिए, और वो ही हम भूल गए हैं। इसी वजह से मैंने बताया कि हमारे जो बच्चे ये उम्र के हैं, ये उम्र के लिए ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ेगा और टीचर्स को उसके हिसाब से तैयार करना पड़ेगा और टीचर्स को तैयार होना पड़ेगा। वो तैयार नहीं होंगे तो हमारी नई शिक्षा नीति की जो अमलीकरण है इसमें कुछ न कुछ दोष रह जाएगा। प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में क्या सोचे पर फोकस है, जबकि नई शिक्षा नीति में कैसे सोचा जाए पर बल दिया गया है। आज जिस दौर में हम हैं वह सूचना और संदर्भ सामग्री की कोई कमी नहीं है। एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध है। जरूरी यह है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। नहीं तो मोबाइल का उपयोग करके हमारे बच्चे किस ओर जाएंगे वो हमारे टीचर्स ही जान सकते हैं, देखभाल रख सकते हैं कि क्या मोबाइल में देखता है या तो पढ़ता है। यहाँ पर शिक्षकों की भूमिका अहम हो जाती है। अभी पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम होता है, ढेर सारी किताबें होती है। इनकी अनिवार्यता को कम किया जाना चाहिए। कोशिश की जाए कि परीक्षण, अनुसंधान, विमर्श और विश्लेषण आधारित सीखने के तरीके हो। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी, उनकी कक्षा में भागीदारी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में खिलौने की बात कही है और गुजरात में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी बनी हुई है। बच्चों के लिए खिलौने कैसे होने चाहिए उस पर काफी बात बहुत विस्तार से उन्होंने हमारे सबके सामने रखी है। और इसके बाद मैंने ये देखा था टीवी के माध्यम से कि अलग अलग प्रकार के ऐसे खिलौने कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन बनाता है। इसमें कुछ साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के कलर है, अलग अलग प्रकार के नए नए प्रकार के खिलौने बने हुए हैं। तो ये जो खिलौने ऐसे बच्चों के लिए कैसे होने चाहिए इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा और हमारी जो स्कूली बच्चों को वो देना पड़ेगा। हम कई बार ऐसे हमारे जो बौद्धिक जगत के हमारे नेतृत्व गण है उसके मुंह से हम सुनते हैं कि यदि परिवार अपने छोटे बच्चों को लेकर खिलौने की शॉप में जाते हैं तो बच्चा वहां जाकर तुरंत ही वो उठाता है, पिस्तौल उठाता है। और यदि अभिभावक ना बोलता है कि वो पिस्तौल नहीं लेना है, वो ले लो, वो ले लो, वो अच्छे है, लेकिन वो नहीं मानता है और अभिभावक पर बहुत ही दबाव डालता है पिस्तौल लेने के लिए। और इसमें 80% बच्चे हैं जो पिस्तौल लेने के लिए प्रयास करते हैं। आप सोचिए कि बच्चे के दिमाग में क्या चलता है। किसी की और डर है या किसको डराना है, किसी को मारना है, किसी को शिक्षा देना है। वो क्यों हो रहा है इसकी ओर भी हमें ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। और इसी वजह से बच्चों को पिस्तौल के बजाय ऐसे खिलौने हमारे सामने रखे कि जिसकी वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे खिलौने खेलते खेलते वो साइंस भी सीख जाए, हेल्थ भी सीख जाए, कलर भी सीख जाए, बनावट भी सीख जाए, सब कुछ सीखे। हर विद्यार्थी को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने जुनून को पूरा करने का भरसक प्रयास करे। उसकी सुविधा और जरूरत के हिसाब से वह कोई भी डिग्री या कोर्स कर सके। अगर उसका मन करे तो वो उसे छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद छात्रा जब नौकरी के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो पढ़ा है वो नौकरी की मांग को पूरा नहीं करता।
कई छात्र छात्राओं को अलग अलग वजहों से बीच में ही पढ़ाई छोड़कर नौकरी भी करनी पड़ती है। ऐसे सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को खास ध्यान रखते हुए डिग्री अथवा कोर्स को लेने अथवा छोड़ने की बहुविकल्प नई नीति में है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसका महत्वपूर्ण आयाम यह है कि युवा नौकरी की आवश्यकताओं के अनुसार कोर्स करके प्रभावी तरीके से पढ़ाई कर अपनी दक्षता को बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को यह भी स्वतंत्रता होगी कि अगर कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स के एक निश्चित समय तक ब्रेक कर दूसरा कोर्स ले सकता है। मैं शिक्षक मित्रों से कहना चाहूंगी कि वे खुली विचारधारा के साथ इसमें विद्यार्थियों का सहयोग करेंगे तो हम एक नई कार्य संस्कृति बनाने सफल हो सकते हैं। वैश्विक मानचित्र की मांग के अनुसार युवाओं को कौशल संपन्न और दक्ष बना सकेंगे। तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में एक ही व्यवसाय में जीवन भर टिका रहना अब सबके लिए संभव नहीं है। नीति का यह पहलू युवाओं को निरंतर कौशल उन्नयन और परिवर्तन के लिए सक्षम बनाएगी। किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमिका समाज की रहती है। हर तबके की गरिमा उसकी अस्मिता के लिए जरूरी है कि समाज का कोई व्यक्ति कोई भी काम करे उससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा जगत के सभी सदस्यों से कहना चाहूंगी कि हमें ये सोचना चाहिए कि भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश में भेदभाव की यह बुराई कहां से आई। उच्च नीच का भाव, मेहनत मजदूरी करने वालों के प्रति हीन भाव, इस प्रकार की विकृति हमारे अंदर कैसे घर कर गई। दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों ने हमारी महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। बाल विवाह क्यों हो रहा है। पढ़े लिखे समाज में भी यह बुराई आज दिखाई पड़ती है और हमारी छोटी छोटी बच्चियों का विवाह होता है तब छोटी उम्र में हो जाता है तो उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है। महिला अत्याचार आज भी हो रहा है। यह सभी विकृतियों को हटाना है और एक साफ सुथरा समाज का निर्माण करना है। इसमें भी हमारे शिक्षकों की भूमिका अहम रहेगी। मेरे विचार से इसकी एक बड़ी वजह रही है कि हमारी शिक्षा समाज के इस तबके के साथ जुड़ी नहीं है। युवा जब गांव में जाएंगे, किसान को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, तभी वह समझेंगे कि उनका राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा योगदान है। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे अपना जीवन खपा रहे हैं, उनके श्रम का सम्मान करना हमारी पीढ़ी को सीखना ही होगा। हमें बच्चों में श्रम के सम्मान और गरिमा के संस्कार डालने चाहिए। आज हमारे युवक युवतियां जब कपड़े खरीदने के लिए शॉप में जाते हैं और कभी शर्ट या कुर्ता या साड़ी खरीदते हैं, जो उसकी कीमत या मूल्य देकर वापस आ जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने सोचा है कि ये शर्ट कैसे बना, किसने बनाया, साड़ी कैसे बनी, कितने परिवार इसमें जुड़े हैं, तब ये बना है। किसान ने गर्मी में, धूप में, 45 डिग्री धूप में अपने खेत में कॉटन के बीज बोए, इसके बाद कॉटन मिला, इसमें से धागे निकाले, धागे में से कपड़े हुए, कपड़े से रंग किया गया, फिर दर्जी के पास गया, डिजाइनर के पास गया, उसने काटा, सिलाई की गई और बाद में कोई महिला गरीब इसके पास उसको बटन लगवाने के लिए पहुंचा होगा, तब जाकर वो शर्ट या तो हमारी साड़ी बनी है और ये शॉप में आई है। तो हम किसान के प्रति, ये बुनकरों के प्रति, एक गरीब मां के प्रति सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
ऐसे लोग यदि समाज में नहीं होते तो हमारी जो जरूरियातें हैं कैसे पूरी हो जाएगी। और इसी वजह से जरूरी है कि जो शहर के बच्चे हैं उनको गांव दिखाना पड़ेगा और गांव के बच्चे हैं उसको शहर की भी सफारी करनी पड़ेगी। क्या क्या हो रहा है वहां, कैसे हो रहा है, ये सब नहीं देखेंगे तब तक हमारे बच्चों को ये पता नहीं चलेगा कि ये सब बनाने वाले और हैं, पहनने वाले, यूज करने वाले हम हैं। जो परिश्रम करते हैं उसका सम्मान होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए मित्रों। ये भाव हमारे बच्चों में आना चाहिए, हमारे युवाओं में आना चाहिए। 21वीं सदी के पूरी दुनिया को भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं। पूरी दुनिया को टैलेंट और टेक्नोलॉजी की मांग का समाधान देने का सामर्थ्य हम में है। इस मनोभाव के साथ शिक्षकों को कार्य की अपेक्षा शिक्षकों से शिक्षा नीति में की गई है। नीति की सफलता के लिए भविष्य की तकनीक के प्रति एक सोच के साथ प्रयास करना जरूरी है। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम खर्च में समाज के आखिरी छोर पर खड़े छात्र छात्रा तक ज्ञान पहुंचाने के सक्षम किया है। जरूरी है कि आधुनिक तकनीक का शिक्षक अधिक से अधिक उपयोग करें। मैं कहना चाहूंगी कि नीति का ऐसा क्रियान्वयन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे समाज के दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में बदलने का माध्यम बन सकता है। शोध और शिक्षा के बीच के अंतर को खत्म कर वर्चुअल लैब जैसे कॉन्सेप्ट ऐसे लाखों साथियों के बेहतर शिक्षा के सपने को पूरा कर सकते हैं जो पहले ऐसे विषय पढ़ ही नहीं पाते थे। शिक्षा नीति के अधिक प्रभावी और त्वरित गति से क्रियान्वयन के लिए नई शिक्षा नीति के सुधार संस्थानों और बुनियादी व्यवस्थाओं में दिखे, इसके प्रयास जरूरी है। आज समय की मांग है कि नवाचार और अनुकूलन की जो मान्यताएं हम समाज में निर्मित करना चाहते हैं वो खुद हमारे देश के शिक्षा संस्थानों से शुरू हो, जिसका नेतृत्व शिक्षाविदों, शिक्षकों को करना होगा। मजबूत समाज निर्माता के रूप में उच्च शिक्षा संस्थानों का सशक्तिकरण के साथ स्वायत्तता की भी बात जुड़ी है। यह कहना चाहूंगी कि उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को हमें निजी अथवा सरकारीकरण के खाकों में बांटे बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की दृष्टि से देखना होगा। स्वायत्तता ऐसी हो जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता का उत्साहवर्धन हो, साथ ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। देश के पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। जागृत इंसान का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के द्वारा देश को अच्छे छात्र छात्राएं, अच्छे प्रोफेशनल्स और उत्तम नागरिक देने का बहुत बड़ा माध्यम आप सभी शिक्षक और प्रोफेसर ही है। शिक्षा जगत से जुड़े आप ही लोग इस काम को करते हैं, आप ही कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के सम्मान और गरिमा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रयास है कि भारत का जो टैलेंट है वो भारत में ही रहकर आने वाली पीढ़ियों का विकास करे। इसके लिए शिक्षा प्रशिक्षण पर बहुत जोर देना होगा। मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि जब शिक्षक सीखता है तो देश आगे बढ़ता है। इस मंच के माध्यम से शिक्षकों से अपील करती हूं कि शिक्षा व्यवस्था के किसी भी स्तर से जुड़े हैं वे सभी मिलकर नई नीति के प्रकाश में व्यापक स्तर पर परिसंवाद करें। क्रियान्वयन की रणनीति का रोडमैप समय सीमा के साथ जोड़कर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कार्य योजना बनाए। ध्यान रहे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, इसके लिए मन बनाना होगा। आप सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। भारत के वर्तमान और भविष्य को बनाने इस महायज्ञ की सफलता में आप सभी की आहुति आवश्यक है। अध्यापकों की क्षमता पर शिक्षा की गुणवत्ता निर्भर करती है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी अध्यापक पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित और संतुष्ट हो, उनकी नियुक्ति नियमित हो और कक्षा में उचित छात्र अध्यापक अनुपात लागू हो। अध्यापकों को प्रशासनिक कार्यों से अलग रखा जाए। अधिकारीगण
शिक्षकों का सम्मान करें और उनकी सभी आवश्यकताएं प्रमुखता के आधार पर पूरी होती रहे। 1964-5 में देश के 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण के 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे और यह सिद्ध कर दिया था कि वही भविष्य के कार्यक्रम होने चाहिए। अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर समितियों को अनेक सुझाव मिले थे। सभी चाहते हैं कि हर अध्यापक स्वयं एक विकसित व्यक्तित्व का धनी हो और वह स्वयं भी जीवन पर्यंत अध्ययन और अध्यापन में आगे बढ़ता रहे। नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन और भावी भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापकों की ही होगी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी नई शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन अध्यापकों की कार्य कुशलता पर निर्भर करेगा, क्योंकि अध्यापक ही कक्षा में बैठे विद्यार्थियों को तराशने का काम करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कुछ विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं से युक्त होता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों की इन्हीं जन्मजात क्षमताओं को उद्भाषित कर उनको निखारने का काम करता है। कदाचित इसलिए नई शिक्षा नीति में शिक्षक निर्माण करने वाली अध्यापक शिक्षा की गिरती हुई शाख को पुनः स्थापित करने की और विशेष ध्यान दिया गया है। आज नई शिक्षा नीति के संदर्भ में अध्यापक शिक्षा और उसकी नियामक संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। अपवाद को छोड़कर इस राष्ट्र स्तरीय संस्था से मान्यता प्राप्त अधिकांश निजी शिक्षण संस्थाओं से निकलने वाले शिक्षा स्नातकों के पास अच्छे अंकों से युक्त बीएड की डिग्री का बोझ तो है ही, लेकिन शिक्षण कला का हुनर नहीं है। मैं भी शिक्षिका रही हूं। हमारे समय में बस्तों का बोझ था, परीक्षा के अंकों का दबाव था, हाथ कई तरह से बंधे हुए थे। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब जैसी कहावतों का भी असर हमारे छात्र जीवन पर रहा था। जिस तासीर का छात्र है उसको उसी तासीर में शिक्षा दे सकते हैं, उसको उसकी ही प्रतिभा से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। एक मशहूर कहावत है कि अगर आप 1 वर्ष के विकास की योजना बना रहे हैं तो फसल उगाइए, 10 वर्ष के विकास की योजना बना रहे हैं तो पेड़ लगाइए और 100 वर्ष की योजना बना रहे हैं तो शिक्षा की रचना तैयार कीजिए। किसी भी राष्ट्र की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण के केंद्र में शिक्षक की ही भूमिका होती है। शिक्षक केवल ज्ञान का प्रदाता नहीं है, बल्कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का राष्ट्र जीवन का प्रसारक भी है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका के इस महत्व को देखते हुए इस नई शिक्षा नीति में श्रेष्ठ प्रेरक समर्थ शिक्षक के निर्माण पर अत्यधिक बल दिया गया है। शिक्षा नीति की सफलता इसके क्रियान्वयन में शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर ही निर्भर है। इस शिक्षा नीति की सफलता के प्रति मैं इसलिए अधिक आश्वस्त हूं क्योंकि इसके निर्माण से लेकर अब तक शिक्षकों ने अत्यंत उत्साह से प्रतिभाग किया है और बहुत सार्थक और रचनात्मक सुझाव दिए हैं। छात्रों की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार उन्हें गढ़ने के हेतु इस शिक्षा नीति में शिक्षक को अत्यधिक स्वायत्तता दी गई है। विद्यालय इंफॉर्मेशन सेंटर के बजाय ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर के रूप में परिवर्तित हो, इसके लिए शिक्षक को इंफॉर्मेशन के बजाय ट्रांसफॉर्मर की भूमिका में आना होगा। एक जीवंत और आत्मीयता से भरा विद्यालयी वातावरण ही ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर बन सकता है। इसके लिए शिक्षकों को अपनी प्रचलित भूमिका में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। छात्रों को पुस्तकीय दुनिया के नीरस वातावरण से अलग एक ऐसा वातावरण देना होगा जिससे वह जिज्ञासु बने और उनकी जानने की इच्छा पूरी भी हो सके। जानने की इच्छा। नई शिक्षा नीति की सोच सुस्पष्ट है। बच्चों के पहले 5 साल उत्साह के, अगले 3 साल अनुशासन के और अगले 3 साल अनुभव के बना रहे हैं।
अगर शिक्षक खुले दिल दिमाग से ऐसी कार्य प्रणाली बना पाए जिससे बच्चे में उत्साह, अनुशासन और अनुभव का समावेश हो गया, तो भारत को आत्मनिर्भर बनने और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को जिस तरह से और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, उसको शिक्षक पूरी तरह से समझ सकेंगे और पूरे मनोयोग से भारत के नव निर्माण में जुट जाएंगे। भारत को विश्व पटल पर गौरवपूर्ण ढंग से प्रतिष्ठित करने के लिए राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत संस्कृति निष्ठ कर्मशील युवा शक्ति को तैयार करने का जो उद्देश्य लेकर विद्या भारती ने अपना काम शुरू किया था, उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आज यह शिक्षा नीति हम सबके सामने है। विद्या भारती आज शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। विद्या भारती के पास शिक्षा क्षेत्र से सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे वह बड़ी बात यह है कि विद्या भारती के पास राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित और समर्पित लोगों की कोई कमी नहीं है। मैं आप सभी से बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूं कि इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाइए। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में दिन रात एक कर दीजिए। यह राष्ट्र निर्माण का अवसर है, अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाने का अवसर है, बच्चों का भविष्य बनाने का अवसर है, नई पीढ़ी को बेहतर भारत सौंपने का अवसर है। नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में जुट जाइए। हम सबको आत्मनिर्भर भारत बनाना ही है, सर्वसमर्थ भारत भी बनाना है। यह काम भारत का आचार्य ही कर सकता है, भारत का शिक्षक ही कर सकता है। श्रेष्ठ एवं योग्य शिक्षक जब अपने उत्तरदायित्व का भली प्रकार पालन करेगा, तो भारत की शिक्षा 200 वर्षों की विसंगतियों से बाहर निकलकर परिणामकारी एवं आमूल चूल परिवर्तनकारी सिद्ध होगी और ज्ञानवान भारत विश्व का कल्याण एवं मंगल कारक बनेगा। एक शिक्षक ने एक काव्य लिखा है, वो मैं पढ़कर मेरी बात पूरी करूंगी। माताएं देती हैं नवजीवन, पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं। सत्य न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं। जीवन संघर्षों के लड़ना शिक्षक हमें सिखाते हैं। ज्ञान दीप की ज्योति जलाकर मन आलोकित करते हैं। विद्या का धन देकर शिक्षक जीवन सुख से भरते हैं। शिक्षक ईश्वर से बढ़कर है, यह कबीर बतलाते हैं, क्योंकि शिक्षक ही शिष्य को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। अंत में मैं एक ही कबीर का दोहा आपके सामने रखती हूं, जो आपको भी पता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिसने गोविंद दियो बताए। आप सबको शिक्षक दिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महामहिम जी। आपने हमारे सभी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को शिक्षा की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए इस नई शिक्षा नीति में जिन जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है, उस सब के बारे में बहुत सरल शब्दों में हम सबको बताया। आपने शिक्षा नीति में जो विशेषताएं हैं उसका भी उल्लेख किया। शिक्षा नीति में जो अपेक्षाएं समाज से की गई हैं उसका उल्लेख किया। शिक्षक जो एक ट्रांसफॉर्मर की भूमिका में आना चाहिए, ये अपेक्षा भी व्यक्त की। मैं विद्या भारती की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने जो जो अपेक्षाएं की हैं, विद्या भारती के कार्यकर्ता उन सब अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जी जान से तन मन से अपना पूरा सर्वस्व समर्पण करेंगे। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में
उसको सफल करने में हमारे विद्या भारती के केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने व्यापक स्तर पर योजना बनाई है और हम उसकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, पूर्ण रूप से सन्नद्ध हैं। आपने एक शिक्षक के रूप में भी